महाराष्ट्र अध्यक्ष जी आज बिहार की धरती चक्के साहब के बीच नेता बनाए नहीं जाते, जहाँ नेता पैदा होते हैं साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, लागू होनी चाहिए इसे उन लोगों पर जो अम्बेडकरी मूवमेंट को समझते हैं, मजदूर के मूवमेंट को समझते हैं, जो महिलाओं के मूवमेंट को समझते हैं, तो यहाँ के आदिवासी पिछड़े के मूवमेंट को। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं और अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों, ये तो अपनी मुक्ति मार रखते हैं। ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज एक लाइन में बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं नतमस्तक हूं कि मैं उनके DNA से जन्मा हूं। मैं नतमस्तक हूं कि उनका खून मेरी रगों में है। मैं नतमस्तक हूं कि उनकी विचारधारा मेरे रोम रोम में वास करती है। सबसे बड़ा मेरा नमन डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को, जिनके इतिहास की बात की जाए तो दुख के सिवा कहीं सुख की कोई कड़ी नहीं मिलती, जो हमें सामाजिक पहचान देकर गए हैं, जो इसका अधिकार देकर गए हैं, जो इसका अधिकार देकर गए हैं, जो इसका अधिकार देकर के गए हैं, मेरा आपको भी कोटि कोटि। साथ एक बात और बता दूं, जहाँ रहते हैं वहाँ हरियाणा मिक्स है, लैंग्वेज गंदी है, थोड़ा सा कड़वे हैं। जो साथी लगातार यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, सुनने का काम नहीं कर रहे हैं, वो बेशक इस रूम से बाहर जा सकते हैं। ऐसे लोगों की मुझे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। अपने लोगों को सुन नहीं सकते, अपने इतिहास को सुन तक नहीं सकते, वो इस विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात कह दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा, मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कड़वा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ, गलत बात का पूरा लोग बनता हूँ, कोई भी चाहिए। साथियों, इस देश में अगर किसी ने समानता की बात की है और बताया है कि समान अधिकार क्या होते हैं, हम लोगों को यह बताया है कि हम भी इंसान हैं, तो उनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ इस देश में दिया, ताली मत बजाइएगा, उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ इस देश में दिया जिसके अंदर उन्होंने उन लोगों की भी व्यवस्था की, समान व्यवस्था की, जिन्होंने उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया, जिन्होंने उनके समाज के लोगों को खुले पानी नहीं दिया। अब मैं एक और कड़वी बात कहने जा रहा हूं। 5000 साल की 10,000 साल की गुलामी के बाद हम लोगों को डॉक्टर बाबा साहब की गुलामी करने बहुत सख्त प्रयास के बाद मनुस्मृति की संविधान का बदलाव किया। सुन लीजिए, अच्छी बात सुनी तो तालियां बजा दी। हम वो लोग हैं, हम वो गद्दार लोग हैं जिन्होंने 70 से 73 साल के अंदर इस संविधान को दिल्ली में जलाने का काम किया, और इस भारत की राजनीति का कोई भी नेता, तुम्हारा नेता, मेरा नेता, हम वो गद्दार लोग। सोचिएगा, देश के विषय में सोचिएगा, जिस मुसलमान को भारत में गद्दारी के तौर पर देखा जाता है, आजादी के समय पे सबसे ज्यादा शहादत देने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो दाढ़ी और टोपी कहने वाले, दाढ़ी और टोपी में दिखने वाले लोग हैं, अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। उस व्यक्ति का नाम मुसलमान है तो वो उस देश में गद्दार कैसे हो जाता है? हमें समझना पड़ेगा। अब सीधे सीधे आज पे आ जाता हूँ, बहुत सारी कड़वी बातें कहूंगा, बहुत लोगों को बुरी लगेगी, शायद कोई खड़ा होकर गाली भी दे दे, या फिर बाहर गए भाई एक आदमी। अभी लॉकडाउन लगा
फोन है तो भैया हम बिहार से हैं, महाराष्ट्र से फोन है तो भैया हम बिहार से हैं। जिस जगह से फोन आया तो ज्यादातर 80% लोगों ने कहा भैया बिहार से हैं। हमने पूछा क्या परेशानी है, भैया घर पहुंचे ना पहुंचे लेकिन रोटी की व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा अच्छा। सोचने लगे बिहार इतना बड़ा राज्य है, बहुत सारी जातियों का समावेश, इतने सारे इंटेलेक्चुअल, लेकिन इतनी सारी भूख की परेशानी बिहार में ही क्यों? सोचा, थोड़ा सा बैठ के पढ़ा, पता लगा कि यहाँ के चाटुकार नेताओं ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यहाँ के जो दो धंधे थे वो यहाँ की जगह बाहर भेज दिए। अचंभा हुआ कि भूख की लड़ाई बिहार सबसे ज्यादा लड़ रहा है। ये बात सोचने की है, इस चीज का चुनावी मुद्दा कोई बनाने के लिए तैयार होगा भी नहीं, हम जैसे पागल लोग शायद बना दे। फिर समझ सोचा क्या इतने सारे लोग बाहर क्यों, तो यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा, यहाँ तो पूरे देश में, लेकिन सबसे ज्यादा अगर रोजगार की कमी है तो वो सबसे पहले नंबर पर बिहार आता है। ये लॉकडाउन चल रहा था, फोन आए, एक बहन का फोन आया कि भैया 3 दिन हो गए खाने के लिए कुछ नहीं, 2 बच्चे भूखे हैं। टीम 22 राज्यों में आपकी काम करती है भीम आर्मी की। तो सोचा यार मेरी इतनी हैसियत नहीं, हिमांशु वाल्मीकि की इतनी हैसियत नहीं, चंदन पासवान की इतनी हैसियत नहीं कि सब जगह व्यवस्था कर दे। लेकिन एक चीज का पता था कि नेटवर्क अभी लोगों का बिना सोचे समझे 4 नंबर इशू किए पूरे देश में और व्यवस्था होनी शुरू हुई। रात को 10 बजे फोन आया तो 11 बजे राशन पहुंचा दिया। जिस व्यक्ति को व्यवस्था थी उसको पहुंचा दिया, जिसमें नहीं तो वो जाकर दिया आया। ये जो बच्चा भी आपके सामने बोला कोई ज्यादा मर नहीं है, अभी अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़ा है। दिल्ली के अंदर चारों तरफ खाने की व्यवस्था जो करने वाला बनती है वो ये है, अगर आपको 1 बजे किसी का फोन आ गया तो 2 बजे, ये तो रहे मान सम्मान और अपनेपन की बात, ऐसा किया गया। उधर चाटुकारिता देखिए, पूरे देश में भीम आर्मी से लेकर तमाम लोगों ने राशन दिया। मैं ये नहीं कहता कि खाने के भीम आर्मी दिलवाया, बहुत सारे संगठनों ने राशन दिलवाया, लेकिन सिर्फ ये दलदली मीडिया जिसे नेशनल मीडिया कहते हैं 2 घंटे का कार्यक्रम आरएसएस का दिखाती है कि आरएसएस पूरे देश में खाना बांटने का काम करती है। शर्म की बात है देश में। अभी बिहार में लॉकडाउन में कुछ नेताओं ने कहा कि अभी हमारा बजट नहीं है बिहार से बिहार के लोगों को बुलाने का, लेकिन उसके बाद एक यहाँ पर मीटिंग होती है जिसे वर्चुअल मीटिंग कहते हैं, ऑनलाइन मीटिंग हुई। वो मीटिंग के लिए एलईडी वहां तक पहुंच गई जहां पर दीवारें नहीं थी, बांस के पेड़ पर एलईडी लगा के दिखाया गया। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये देश गरीब किसानों का है और अगर उनकी बात नहीं कोई करेगा तो उस देश की सत्ता पर काबिज रह नहीं सकता। अभी हमारे साथियों ने आजाद समाज पार्टी का प्रचार किया, वो कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वाकई हम कर सकते हैं, वाकई कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने अंदर से पहले खुद के अंदर से जातिवाद के जहर को निकालकर बाहर करना होगा तो हम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि अपने छोटे हित के लिए बड़े लाभ को ठुकराना नहीं चाहिए। फिलहाल देश को आप जैसे युवाओं की जरूरत है। फिलहाल अब से 5 साल बाद रहेगी नहीं रहेगी कुछ नहीं पता, लेकिन आज आप जैसे लोगों जैसे युवाओं को देश की जरूरत है। क्यों जरूरत है जान लीजिए। आर्थिक व्यवस्था तो देश की भंग हो चुकी है, बिल्कुल भंग हो चुकी है, लेकिन
धीरे धीरे पूरे देश का जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, धीरे धीरे अडानी अंबानी के हाथ में जो सारी चीजें दी जा रही हैं, उस पर तुम सब लोगों को एक बार सोचना जरूरी है, सोचना पड़ेगा। दिल्ली में बैठे लोग सोचे नहीं चलेगा, बिहार में थोड़े से लोग सोचे नहीं चलेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि जब रेलवे प्राइवेटीकरण की ओर चला गया है, विद्युत विभाग पहले से प्राइवेटीकरण की ओर है, रिलायंस एयरलाइंस बेच दिए हैं, BSNL बेच दिए हैं, तो टोटल धीरे धीरे करके सारी चीजें बिक रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, सही कहा। धीरे धीरे सबको प्राइवेटीकरण कर दीजिए और वहां पर आप 10,000 की मजदूर की नौकरी करते रहिए। आप होंगे MP और BTech, आप होंगे PhD किए हुए, लेकिन कोई नौकरी कीजिएगा। आज भी देश के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को है, ये जो ठीकरा फोड़ते हैं टीवियों पर बैठ करके कि भारत की रक्षा के लिए जवान लड़ रहे हैं, भारत की व्यवस्था के लिए किसान लड़ रहे हैं, इन दोनों लोगों को देश में सबसे बड़ी परेशानी है। सुन लीजिए परेशानी भी क्या है। ये टोपी जो लगी हुई है, एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति लागू करे, यही बस एक परेशानी है, दूसरी कोई परेशानी नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि देश की व्यवस्था सुधारी नहीं जा सकती, उनको बराबर है। भारत देश के अंदर, पूरे देश के अंदर छोड़ दीजिए, पूरे देश के अंदर एकल शिक्षा प्रणाली लागू कर दीजिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा भी वहीं पढ़ेगा, मेरा बेटा भी वहीं पढ़ेगा, एक हिंदू का बेटा वहां पढ़ेगा। हम देखते हैं इस देश की व्यवस्था कैसे नहीं सुधरती। एक जवान जो सीमा पे खड़ा है, 25,000 की नौकरी कर रहा है, वो सोचता है यार बेटे को पढ़ाऊं, प्राइमरी में भेजूंगा तो खिचड़ी मिलेगी, कॉन्वेंट स्कूल में भेज नहीं सकता, तनख्वाह देनी नहीं है, कैसे यार बेटे की शिक्षा कराऊं। यही हाल किसान का है, यही किसान का हाल है। वो भी ये सोचता है बच्चों को पढ़ाऊं तो कैसे पढ़ाऊं, प्राइमरी में तो मेरे जैसा बन जाएगा, अनपढ़ का देख समझ नहीं पाएगा क्या हो रहा है, और कॉन्वेंट में भेजूं तो कैसे भेजूं। इसका सबसे बढ़िया हाल सरकार के लिए यही है, जितनी प्राइवेट कॉलेजों की संस्थाएं हैं, वो किसी भी कैडर की हो, उन सारी संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेज स्कूल खोल देने चाहिए। वहां से कैपेसिटी का पता लगेगा कि विनय रतन सिंह का बेटा ज्यादा पढ़ता है, दिल्ली में बैठा हुआ बच्चे ज्यादा पढ़ता है, या बिहार की चंपारण की धरती से बेटा पढ़ने में हाई से ये नहीं किया जा सकता। कई हजार करोड़ का बिजनेस है, अगर ये कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो काले धन की बात करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब राजनीतिक परिवेश की अगर मैं बात करूं भारत की, तो बहुजन नेताओं ने भारत में परिवारवाद की परिपाटी पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जो नेता बन गए हैं उसके बाद उनके बच्चे नेतागिरी करेंगे, फिर उसके बाद उनके बच्चे नेतागिरी करेंगे, वो हो जाएगा। कैपेसिटी का आकलन होना बंद हो गया है, ये सोचना पड़ेगा। तो 20 आदमी बनने के बाद नेताओं के पेट में दर्द है। कारण क्या है कि पहले जब कोई घटना घटती थी तो पीड़ित नेता के घर जाता था और कहता था बाबूजी न्याय दिला दीजिए। आज ऐसा नहीं है। आज जब घटना घटती है तो नेता गधे की तरह भाग के जाता है और पूछता भैया बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। उन्हें पता है कि अब भारत की धरती पर इतने नेता पैदा होने शुरू हो गए हैं, तू काम करना कर, हम काम करने नहीं देंगे। हमें समझना पड़ेगा, अगर भारत देश को बचाना है, अगर वाकई देश की बात कोई करते हैं, तो भारत से सबसे पहले बीजेपी का हस्तक्षेप बंद करना पड़ेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आजादी नहीं देता किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी समाज को स्थापित किया जाए। भाई साथ हो जाइए दोस्तों। ये उधर बोल रहा है, मैं सबने कुर्सी बाहर रख लीजिए। थोड़ी देर बोलूंगा, ज्यादा देर भी बोलता हूँ यार, इसलिए देर मुझे भी बोलना नहीं आता ना, मुझे आना आता है। जो काम की चीजें वो रखूंगा। बात है हाँ,
अगर देश प्रेम दिखाना चाहते हैं तो इस देश से बीजेपी को बैक करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान जलाने वाले लोग, संविधान सारे के सारे वहीं पर बैठे हुए हैं। संविधान बदलने का मतलब ये है कि इस देश में मनुस्मृति को धीरे धीरे स्थापित किया जा रहा है। मनुस्मृति स्थापित करने का मतलब क्या है कि तुम तो शायद लड़की लोगे, लेकिन महिलाओं की क्या दुर्दशा होगी, उन अछूतों की क्या दुर्दशा होगी जो कई हजार साल के बाद ये समझ पाए हैं कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। उसके लिए लड़ाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्टार्ट होगी आंदोलन पे, अभी यहाँ से कोई आंदोलन की घोषणा कर ले, 5-7 राज्यों में एकदम आंदोलन हो जाएगा। आंदोलन होने के बाद लोग जेल जाएंगे, उसको गोलियां भी लग सकती है। हुआ है 2 अप्रैल में हुआ ना, 13 भाई खोए, उसको गोलियां लग सकती है। लेकिन अगर एक कैपेबल आदमी विधानसभा और संसद में बैठ जाएगा तो वो आंदोलन करने की नौबत नहीं आने देगा। वो पहले ये कहेगा ये घटना हो गई है, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। 2 अप्रैल हुआ, 13 भाई एक्सपायर हुए, लेकिन भारत की राजनीति के वो चाटुकार नेता जो संविधान जलने पर ना बोले हो, उन्होंने ये नहीं सोचा जो लोग आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके बच्चे व्यवस्था कर दिया, नहीं सोचा। भीम आर्मी के लोग लड़े, अन्य सामाजिक संगठनों के भी लोग लड़े, खूब लड़े। हमने प्रयास किया सबके पास मैसेज भेजने का कि अब समय नहीं है, देश को आपकी जरूरत है। लेकिन बीजेपी देखे कितनी शातिर है, आरएसएस कितना शातिर है, उसने सबसे पहले जुडिशरी को कब्जे में कर लिया। कभी 2 अप्रैल को फैसला सुना दो ये बहुजन लोग आंदोलन के लिए कर जाएंगे, कभी गुरु रविदास गिर पर फैसला सुना दो ये फिर पागल हो जाएंगे, कभी आरक्षण को कुछ बता दो ये फिर पागल हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने आईटी और ईडी पर अपना फोकस कर लिया। जो नेता बोलेगा चल भाई अंदर, लालू जी है पड़े हुए हैं, लालू जी अंदर, चल भाई अंदर। तो ये समझ लीजिए कि अगर अब इस देश में कोई व्यक्ति काम कर सकता है तो वो व्यक्ति उनसे लड़ सकता है जिसके पास कुछ है नहीं, जिसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। ये सिर्फ जेल में डाला जा सकता है, बदनाम नहीं किया जा सकता। ये अब हम सबको करना पड़ेगा। अब अगर मैं पार्टी की बात लूं कि आजाद समाज पार्टी का गठन किया गया है, मैं ये भी बताऊं देश में बहुत सारी पार्टी ने क्यों कर दिया, जैसे लोग पूछते हैं बंद कमरे में बैठ के। मैं सबको बता दूं, जब भारत की राजनीति के बड़े बड़े लीडरों पर मैसेज भेजा गया कि भैया सब लोग इकट्ठा होकर लड़िए, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोग मरते रहे, बलात्कार होते रहे, ईंटों से कूट कर मारे जाते रहे। मैं जाति धर्म की बात करूं तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा गया है मोमिन टीम में, दूसरे नंबर पर दलित आते हैं, नाम के साथ एड्रेस भी आदमी के लोगों के पास है। रेट सबसे ज्यादा किसके हुए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। तो दिमाग में एक चीज आई कि अब तो लड़ेंगे तो सड़क से उठकर के ऊपर की ओर चलेंगे, ये समझ में आ गया। फिर इस पार्टी का गठन किया गया और अब पूरे देश में मैं चीख कर बता दूं बीजेपी के और आरएसएस के लोगों को 5 साल के अंदर अंदर ये पार्टी आधे से ज्यादा भारत में अपना वर्चस्व लहरा चुकी होगी, क्योंकि 22 राज्यों में भीम आर्मी का काम हो गया है। इतने कार्यकर्ता पैदा करेंगे, इतने कार्यकर्ता पैदा करेंगे कि सिर्फ एक घोषणा की जरूरत होगी। इतनी मेहनत करेंगे जहां पर आपकी आबादी ज्यादा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वहां पर आपके हाथ में ही राज रहेगा। अब ऐसा नहीं होने देंगे कि 1 लाख लोग को है शेड्यूल कास्ट, 50,000 है शेड्यूल ट्राइब और 1% लोग हैं वो जो अत्याचार करते हैं और वो लोग वहां पर राज करते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे किसी कीमत पे, पूरे देश में ऐसा नहीं होने देंगे। जिसकी आबादी व्यवस्था ज्यादा होगी वो ही इस देश पर राज करेगी। दूसरा देश से महत्वपूर्ण क्या है
सारी व्यवस्था थी, बांध की व्यवस्था बाबा साहब ने दी, बाबा साहब ने बुक लिखी, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर लिखी, सब कुछ दिया। उसी व्यवस्था के तहत हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। ये तय है कि जिस दिन इस देश की राजनीति पर, इस देश की कुर्सी पर असलियत में बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति जो वाकई में अम्बेडकराइट है, वो जो वहां उस गद्दी पर बैठा, तो 5 साल में इस देश को विश्वगुरु बनाने से कोई रोक नहीं। अब अगर हम अपनी जमीन की प्रक्रिया की बात लें कि हम जमीन पे कैसे रहना है, कैसे करना है, देखिए ये हमेशा जिन लोगों के पेट भूखे रहे हैं उन लोगों ने हमेशा ये मूवमेंट चलाया है। अगर आपके पास कुछ ना हो, पैसा ना हो, खाने के लिए कुछ ना हो, तो एक बार डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की तरफ खड़े हो जाना और सोचना, जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, जिसने देश का संविधान लिखा है और करोड़ों लोगों को सम्मान दिलाया है, अपने आप बढ़ जाएगा, नौकरी लग जाए, बड़े बिजनेस करने लगे, आपके पास इनकम हो जाए, तो उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध की ओर देखना आपको याद आएगा। तथागत गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ करके समानता के लिए सड़कों पर निकल गए थे और लोगों को समानता का पाठ पढ़ाते हुए, यही आप लोगों को करना होगा। और अगर आज भी इतने अत्याचार के बाद, इतने बलात्कार, इतनी मर्डर हत्याओं के बाद यूपी में चरम सीमा पर है, दलित प्रधानों को गोली मारी जा रही है, दलित लोगों को ईंटों से कूट के मारा जा रहा है, बिहार में भी 8-8 साल की बच्ची के बलात्कार, शर्म आनी चाहिए इस समाज में। 8 साल की बच्ची पर के बलात्कार होते हैं और इस देश के अंदर, इस देश की राजनीति के कान पर चूकी नहीं लगती है। मुजफ्फरपुर में हुई घटना में अब तक पूरे बिहार के लोगों को जानकारी नहीं है। एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार करके उस बच्ची को तेजाब से ऐसा दिलाया गया कि उसकी आगे वागे सब पहुंच गई, मैं सुन नहीं पाया। और डॉक्टर के दिमाग देखिए, राजनीतिक ताकत का असर देखिए। उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुझे ये बताया गया है कि उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि उसकी मौत जो है वो पानी में डूब के हुई। कितना बड़ा षड्यंत्र है, कौन सोचेगा? नहीं सोच पाएगा कोई। सोच रहा तो तुम्हें सोचना होगा। वही नीति जो चंद्रशेखर आजाद ने अपनाई, वही नीति जो अशफाकुल्ला खान ने अपनाई, वही नीति जो सरदार भगत सिंह ने अपनाई, उस नीति को अपनाना होगा। लेकिन आज वो नीति किस रूप में अपनाई जाएगी, सवाल ये है। आज वो नीति इस रूप में अपनाई जाएगी, इस रूप में, और दूसरा इस रूप में अपनाई जाएगी, इस रूप में। ये दो रूप आपके पास। सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक दूसरे तक मैसेज भेजना है। जब पंजाब में कोई घटना घटेगी तो नहीं, गलत क्यों नहीं जाएगा, यहाँ बिहार में उसका असर दिखना चाहिए। तो यूपी के लोगों को, दिल्ली के लोगों को उसका असर दिखाना होगा। ये सामूहिक ताकत जिस दिन एकत्रित हुई, इकट्ठा हुई, तो जो अत्याचारी है उनको जेल जाना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस जिले में चंपारण जिले में, पूरे चंपारण जिले में 5 लोगों को सजा दिलवा दीजिए, 5 लोगों को सजा। चंपारण जिले से अत्याचार होने का ग्राफ गिर जाएगा। हम नहीं सजा दिलवा पाते हैं, हम बीच में टूट जाते हैं। दिलवाइए सर। हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो भीम आर्मी के पास महत्वपूर्ण चीज है, वो सिर्फ देश में एक के पास है, वो आरएसएस। आरएसएस को 100 से ज्यादा साल हो चुके हैं और हमें भी 5-7 साल हुए। वो चीज है नेटवर्क, बढ़िया अच्छा नेटवर्क। अगर दिल्ली में कोई दिक्कत होती है, हिमांशु को फोन किया जाता है, चंपारण में दिक्कत होती है, मान्यता जी को फोन किया जाता है। एडवोकेटों की टीम है, लीगल टीम है, सारी टीम है हमारे पास। सिर्फ कुछ खर्च होता है, 1 सेकंड की फोन पर उठ दिया और एक फोन ये
होते ही 10 मिनट में एक्शन स्टार्ट हो जाता है। मैं बता दूं मान्यता जी, मुजफ्फरपुर के लोगों ने 30 तारीख को आंदोलन की घोषणा की उस बच्ची के लिए। तो मेरा निवेदन है आपसे भी कि यहाँ पर भी पौधे को दे दे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के नाम, इसे पता लगे कि ऐसी निंदनीय घटना नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि समय बहुत हो चुका है, भूख आपको भी लगी होगी, भूख मुझे भी लग चुकी है। बस अब तो एक वादा कर लीजिए कि हम लोग जैसे लगातार घूम रहे हैं, फ्री नहीं है, घूम रहे हैं, व्यवस्था को देखते हुए घूम रहे हैं। जो लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो लोग वाकई ही देश में प्रगतिशील लोग हैं, उनको समझ में आ रहा है ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। इस गवर्नमेंट के नाक में नकेल डालने के लिए लोकतंत्र की, सही लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ रही है। उस लोकतंत्र की सही आवश्यकता को पूरा कर दीजिए और हम लोगों के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो। और जब लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा होगा तो बड़े से बड़ा अत्याचारी जमीन पर गिर जाता है। ये तो बीजेपी में तो लोग याद नहीं जाता है, आने जाने लोग हमारे हैं। अपने आप को तैयार कीजिए भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को तैयार रखे। कुछ नहीं पता कल किसमें कितनी कैपेसिटी है, कौन उठ करके चला जाएगा। अपने बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जातिवाद है, जो जहर है, उस जहर को दूर करने का काम करें और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक घंटे के विचार। साथियों, चंद लाइनों से अपनी बात करूंगा। ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में, तब तक आपके हाथ मेरे हाथ में है। बहुत पुराना शहर है लेकिन बहुत जबरदस्त है। यहाँ अगर वार करेगा ना, कौन कह रहे हैं आप पोजीशन देना मेरे से। ये चार सितारे मेरे साथ में रहे, तब तक आप आपके हाथ मेरे हाथ में रहे। साथ से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम, इन आंधियों को बहु की औकात में।